भारत सरकार द्वारा 59 ऐप बंद करने को लेकर आगरा समाज सेवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और चीन का आर्थिक तंत्र कमजोर करने के विचार व्यक्त भी किए। आगरा समाज सेवी ने 59 ऐप बंद करने के फैसले की काफी तारीफ की और क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनते हैं। मेरा नाम दिवाकर फरमा, मैं जन प्रहरी का कार्य करता हूँ। भैया, कल भारत सरकार ने 59 ऐप बंद करने की घोषणा की है, आपके क्या विचार हैं इसमें? किस तरह की पहल है भारत सरकार की? देखिए, भारत सरकार की जो ये पहले ये बहुत अच्छी है। आने वाली जो पीढ़ियाँ थी वो इन ऐपों से बिगड़ भी रही थी। जब इनके कई गेम और कई अश्लील वेबसाइट है जो थी, वो काफ़ी गंदी वेबसाइटें थी, तो इससे तो भारतवर्ष में अच्छा ही होगा कि क्या कहते हैं, ये ऐपें बंद हो गई। ये तो भारत सरकार को बहुत पहले कदम उठाना चाहिए था, जिसे उठाने में देर कर दी। क्या लगता है भारत सरकार ने जो कदम उठाया है इससे चीन का आर्थिक तंत्र कमजोर रहेगा या नहीं? देखिए, भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, इसमें भारत सरकार को थोड़ा सा एक कदम उठाना चाहिए कि जो चीन से आयात हो रहा है उस पर टैक्स बढ़ाना चाहिए, जिससे टैक्स बढ़ने पे वहाँ की चीज़ें महंगी हो जाएंगी और हमारे देश की चीज़ें सस्ती होंगी। तो आदमी जो हमारे देश की चीज़ों को ज़्यादा उपयोग में लेगा। जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि भारतीय चीज़ों को खरीदो। मैं विजय सिंह तोमर, डीएवी इंटर कॉलेज कुंडोल से रिटायर अध्यापक हूँ और पंचशील इंटर कॉलेज आगरा में प्रिंसिपल रहा। सर, अभी मैं जन प्रहरी संस्था का उपाध्यक्ष हूँ और विभिन्न सामाजिक संगठनों में कार्य किया है, करता रहा हूँ, अभी जुड़ा हुआ हूँ। सर, भारत सरकार ने कल 59 ऐप बंद किए हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस तरह से जो ऐप बंद किए हैं, क्या इससे चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका सीधा प्रभाव है कि सीमा पर लड़ाई और देश में कमाई, ये नहीं चलेगा। सीमा पर वो लड़ता है, आंखें दिखाता है और देश से कमाई करता है, तो ये आवश्यक हो गया था। आर्थिक कमर तोड़ना, किसी को कमज़ोर करने के लिए उसकी आर्थिक कमर तोड़ना ज़रूरी होता है। तो ये आवश्यक हो गया था कि ये 59 ऐप जिनसे कमाई कर रहा था चाइना, वो जो है उनको बंद कर दिया जाए। ये तो देश हित में और अच्छा किया। ऐप बंद करने से चीन की कोई आर्थिक तंत्र कमजोर हो रहेगा या और भी भारत सरकार को इससे कदम उठाना चाहिए? हाँ, और भी हैं। इसके अलावा भी चाइना में जो प्रोडक्ट हैं, वो घर में इतना प्रोडक्शन होता है चाइना में, वो जो सप्लाई होती है सबसे ज़्यादा अपने भारतवर्ष में। आपके हिसाब से ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए भारत सरकार को जिससे चीन का आर्थिक तंत्र कमजोर रहे? जो सप्लाई है वहाँ की, जो प्रोडक्ट हैं चाइना के, सबसे पहले उनको बंद करना चाहिए। प्रोडक्ट बंद होंगे तभी यहाँ लोग, असल में लोगों का यहाँ मानसिकता है अपने भारतवर्ष के लोगों की, जहाँ जो सस्ती चीज़ मिलती है उसको खरीदते हैं। उनकी चीज़ सस्ती होती है, इंडिया के उसमें सापेक्ष में सस्ती है, तो वो लोग खरीदते हैं, मानते नहीं हैं। तो इसलिए उसको ही बंद करना चाहिए। प्रोडक्शन है, सप्लाई है, उस पर निर्यात पे, आयात पे, उस पर वो लगानी चाहिए रोक। मैं नरोत्तम शर्मा, प्रबंधक सचिव जन प्रहरी NGO। कल भारत सरकार ने 59 ऐप बंद करने की घोषणा की है, क्या मानते हैं, किस तरह की पहल है ये, इसके बारे में? ये पहल कदम भारत सरकार का सही दिशा में कदम है, क्योंकि ये ऐप जो थे, उन ऐपों से दोहरा नुकसान हो रहा था। एक तो नुकसान ये था कि ये हमारी सीमा पर हमसे लड़ता है और हमारे देश से जो मैक्सिमम आय के साधन हैं वो भारत से हैं। दूसरा ये था कि हमारे जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उस पर बड़े नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। इस प्रकार के कई ऐप हैं जिनमें इस तरह की टिकटॉक है या अन्य कुछ ऐसे भी हैं जो, दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी आईडी लीक होती है। वैसे टिकटॉक ने कहा है कल इस बात की, उसने कहा कि हमने आज तक कोई रिकॉर्ड कहीं चाइना को भी नहीं दिया, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि उसकी नीयत और वहाँ पर जो भी कंपनियाँ हैं, वहाँ के सभी लोगों की गतिविधियाँ संदिग्ध रहती हैं। वो अपनी बात को प्रॉपरली जो कहते हैं वो विश्वसनीय नहीं होती।
जिस तरह से टिकटॉक के माध्यम से लोगों की आईडी का डाटा उनके पास जाता है, अभी आगे आईडी के माध्यम से लोगों की जो हानि होगी उसके जिम्मेदार कैसे कौन कौन किसे मानते हैं आप, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारे संचार मंत्रालय ने इस पे हमने भी बहुत पहले लिखा था कैसे बात किया जाए। जितने भी ऐप हैं या गूगल हैं या वो दूसरे अन्य प्रकार के वो पेटीएम वगैरह हैं, इनसे हमने कहा संचार मंत्रालय से आज से 2 साल पहले कहा था कि ये जो आने वाली संरचना है इससे कहीं ऐसा नहीं हो कि देश के हमारा पर्सनल आईडी जा रही हो, उससे वो हमारे लोगों का पूरा डाटा लेके और हम लोगों पे घात करें, हमारे लोगों के बैंक बैलेंस कम करें या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उस पर कुछ लगाए थे, लेकिन प्रॉपरली गवर्नमेंट के अंडर में वो नहीं आ पाए और इसलिए ये कदम तो सराहनीय है। अब ये देखते हैं किस तरह से उसे डिलीट करते हैं। अभी भारत सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे चीन का आर्थिक तंत्र कमजोर हो, उसमें विचार करिए। देखिए, भारत सरकार हमारे यहाँ टोटल आयात होने वाले उसमें चाइना का बहुत बड़ा भाग है। अन्य देशों से जो आयात होता है और चाइना से होता है तो 60% हिस्सा अकेले चाइना का है। और हमारे यहाँ से जो चाइना की इनकम है, क्योंकि अधिक आबादी वाला देश होने के कारण हम उसके सबसे बड़े कंज्यूमर हैं और जहाँ से वो इनकम करता है उसी देश पर चोट करता है। युद्ध की भी तैयारी हमसे करता है या विभिन्न प्रकार के और भी अपनी दादागिरी दिखाता है। तो जिस दिन हम अपने, जब मोदी जी का वो अब इस समय नारा है आत्मनिर्भर भारत का, और हम जिस दिन आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हम चाइना से उत्पादन कम हो जाएगा चाइना में और उनका इंपोर्ट भी कम हो जाएगा, तो हमारे देश की व्यवस्था सुधर जाएगी। अभी हमारे सामने एक समस्या है कच्चा माल लाने की, और जब तक हमारे पास प्रॉपर हम अपना उत्पादन नहीं कर लेते हैं तब तक हमें ये जारी रखना पड़ेगा। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी तो अभी इमीडिएट बढ़ा देनी चाहिए, जिससे हमारी कॉस्ट और उनकी कॉस्ट में अंतर हो जाए। जब इंडिया का सामान सस्ता मिलने लगेगा चाइनीज़ सामान से, तो कोई भी आदमी चाइनीज़ सामान को नहीं खरीदेगा। यहाँ एक तरफ भारत सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर रही है और वहीं इस तरह के आत्मनिर्भर बनाने में जिस तरह से लोन दिए जा रहे हैं, लोगों को मशीनी उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को? देखिए, रिजर्व बैंक को इस पर निगाह रखनी है। एमएसएमई को लोन दिया जा रहा है या अन्य उद्योगों को, बृहद उद्योगों को लोन दिया जा रहा है, तो उस लोन में जो भी मशीनरी भ्रष्टाचार कर रही है उस मशीनरी पे उन्हें अंकुश लगाना चाहिए और जो उसकी प्रक्रिया हैं लोन की वो सरल करनी चाहिए। और जब तक प्रक्रियाएं सरल नहीं होंगी, प्रक्रियाएं जटिल होंगी, तब तक लोगों को इजी लोन लेने के लिए उन लोगों को कुछ वो सुविधा शुल्क देना पड़ता है। ये भारत सरकार की ड्यूटी है कि उद्योगों के जितने भी वो हैं, उनके लाइसेंस हैं या जितनी भी बाधाएं, वो सिंगल विंडो स्टार्ट करें। इस बात को हम पहले भी कर चुके हैं। हमने जब आगरा में सिंगल विंडो कलेक्ट्रेट पे चालू कराया था, उस समय हमने भारत सरकार से 2 बार ये मांग की थी कि सारे उद्योगों को एक सिंगल विंडो बना दी जाए और सिंगल विंडो के माध्यम से पीएमओ में एक ऐसा काउंटर खोला जाए जिस पर वो एप्लीकेशन दे और एप्लीकेशन पर उसकी समय सीमा निर्धारित हो। उस समय सीमा के अंतर्गत आपकी सारी एनओसी मिल जाएंगी और आप वहीं से प्राप्त कर लें। और इसी तरह लोन का भी न एक सिंगल विंडो सिस्टम एमएसएमई के लिए कर देना चाहिए। उद्योग विभाग में या कहीं इस तरह की एक विंडो बना दें, उस विंडो पर हमारी एप्लीकेशन जाए, रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटी पूरी हो। वैसे अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम कुछ, सरकार ने जितने भी योजनाएं लागू की हैं सभी योजनाओं में अधिकतर घोटाला नज़र आ रहा है, भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। सरकार ने अभी तक उन लोगों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की। किस तरह से सरकार उन पर कार्रवाई करे, क्या? एक्चुअल में इस व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी की निर्भरता ज़्यादा कर दी है सरकार ने।
और उसको बाज करने की जो प्रक्रिया है वो जटिल नहीं की है। जब तक इन पे निगरानी प्रॉपर नहीं की जाएगी या हम सारे उसको ऑनलाइन नहीं ले आएंगे, सारे पेपर को, सिस्टम को, तब तक ये मुश्किल है भ्रष्टाचार रुकना। और इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये भ्रष्टाचार तो रुक पाएगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।